हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने कुछ टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस भी की थी। आज हम डिस्कस करेंगे आवर नेक्स्ट टाइप विच इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल्स p के। तो कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, sp3 के जो नेक्स्ट होती है उसको sp4 लिख देते हैं। तो क्या sp4 पॉसिबल है? sp4 होनी चाहिए। sp4 का मतलब क्या हुआ, एक s के हो गए और 4 ऑर्बिटल्स p के। बट क्या एक सेल में 4 ऑर्बिटल्स p के एग्जिस्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो p में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये गलती sp4 वाली गलती मत करना बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्या होगी, sp3d ना कि sp4। क्लियर है? तो अब जो sp3d है यहाँ पर, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो अलग है वो d ऑर्बिटल और होगा। मतलब कि अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर कौन कौन इंटरमिक्स होगा, 1 ऑर्बिटल ऑफ s प्लस 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p, है ना, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p होगा ये। अब बात आती है इस 5th d ऑर्बिटल की। तो अब ये जो d ऑर्बिटल है, तो पहली बात कंफर्म करते कि जो d ऑर्बिटल है वो सेकंड सेल में नहीं होता। मतलब कि ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं शो करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, कोई भी जो सेकंड पीरियड में है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये जो sp3d वाली है कौन शो करेगा, ये थर्ड पीरियड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे सल्फर शो कर सकता है, फॉस्फोरस शो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बचा कौन, d। तो d का कौन सा ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करता है, dz²। ये आप चीज ध्यान रखोगे, ये dz² ऑर्बिटल है वो sp3d में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए जिनकी एनर्जी नियरली सेम है और ये सबके सब इंटरमिक्स हो जाएंगे ना, 3s 3p एंड 3d। ठीक है, तो सबके सब सेम सेल से ही है तो एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और इस वजह से सबके सब इंटरमिक्स होकर के क्या बना लेंगे, 5 न्यू ऑर्बिटल्स। उन 5 न्यू ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, साथ में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज भी हो जाएंगे जहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके की उनकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो जाएगी। तो अगर मैं इनके सेंटर पॉइंट्स को मिलाऊं तो क्या बन जाएगा, एक ये तो क्या बन गया, ट्रायगोनल बेस, और ये क्या बन गया, 2 एक्सियल पोजीशन, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो हमने वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ी थी। तो बिल्कुल पढ़ी थी, तो रिजल्ट तो हमारा वही आना है, बट समझाने का तरीका और बेटर हो गया कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बनते हैं, वो सारे के सारे लॉजिक हो गए। तो क्या बन रहा है, एक ट्रायगोनल बेस बन रहा है और 2 क्या बन गए, एक्सियल बॉन्ड्स बन गए हैं, है ना। तो मतलब कि मैं कुछ इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं कि हमारे पास एक जो बनेगा वो ट्रायंगुलर बेस बन जाएगा, बीच में कोई एटम होगा जैसे कि हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और वो 3 इस तरीके से ट्रायंगुलर बेस और 2 यहां पर आ जाएंगे एक्सियल पे। क्लियर है? तो अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, यहां पर जो एक्सियल के सॉरी इक्वेटोरियल के बीच में होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। और जो ये एक्सियल फॉर्मेशन होगी, ये जो एक्सियल, वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की। तो यहां पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते ना। ये जो एक्सियल जो बॉन्ड्स होंगे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या मिलेंगे, लार्जर मिलेंगे। एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल। रीजन सिंपल सा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन। एक्सियल वालों पे रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो 3 इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री का बनाएंगे और 90 डिग्री पे जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होगा, जबकि जो इक्वेटोरियल पे है वो सिर्फ 2 के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि किस केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे जरूरी क्या होगा
कि उसके पास कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन तो हो ताकि वो 5 बॉन्ड बना पाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल PCl5, है ना। नाइट्रोजन फैमिली में होती है बट हम नाइट्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, PF5 एटसेट्रा। अब फॉस्फोरस है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो 3s2 3p3, ठीक है, 3s2 और 3p3। और इसके पास थर्ड सेल में डी की भी एंट्री हो जाती है बट वो डी क्या होता है यहाँ पर वैकेंट होता है। बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी से जो s का इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होकर के डी में पहुंचेगा और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक s का हो गया, है ना, 3p के हो गए और एक d का हो गया, आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद 5 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होकर के ये वाली फॉर्म बना sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारी शेप हो जाएगी और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, ठीक है। जो ना तो बॉन्ड एंगल इक्वल है, बॉन्ड एंगल भी दो हैं और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिफरेंट है, वो चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास sp3d। अब d के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, sp3d2। मतलब यहां पर तो सिर्फ d का एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, d के 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 1s होगा, 3p के होंगे और 2d के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब जो d के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो ध्यान में रखने वाली बात है, एक तो होगा dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 d के ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और टाइप क्या हो जाएगी, sp3d2। तो sp3d2 में जब ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और जो उनकी जो शेप आती है, ठीक है, जो शेप आएगी या ज्योमेट्री कह लो वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी जिसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, सबके सब जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ भी सेम ही होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, तो ये कोई एटम X हो गया, ठीक है, वो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा 6। तो सारे के सारे, कोई यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होंगे वो सब के सब 90 डिग्री के ही होंगे, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल हो तो भाई जो सेंट्रल एटम है 6 के साथ जुड़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि कम से कम उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली से। बट ऑक्सीजन इसका एग्जांपल नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो सल्फर ले सकते हैं जैसे SF6, ठीक है, सिलीनियम हेक्साफ्लोराइड एटसेट्रा, ये सब हो जाएगा। अब जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है भाई, 3s2 3p4, ठीक है, 3s2 3p4। अब इसके पास एक कौन होता है, d वाला, वो भी होता है बट वो नॉर्मल पे खाली होता है, d0। बट जैसे ही बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपर शेल में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये जो s होगा s में भी 1 रह जाएगा, ठीक है, p में सिर्फ 3 रह जाएंगे, प्रमोट हो गए अपर शेल में, और d में कितने आ जाएंगे, यहां से 2 आ जाएंगे। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d2, ये 3p के हो गए और 2 d के हो गए, आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी और ये शेप हो जाएगी, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल होंगे और बॉन्ड लेंथ होंगे सब के सब 90 डिग्री पे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं अलग होने का, तो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा
कि इसके अंदर एक s होगा और 3 p होंगे और d के भी 3 होंगे। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या क्या हो जाएगा, 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो 3d है वो d वाले कौन कौन से होंगे, ये ध्यान रखना, xy yz एंड zx, ये d के 3 ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेट करने के बाद टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो जो न्यू ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कितने बनेंगे, 7 ऑर्बिटल्स ही बन जाएंगे। और वो 7 ऑर्बिटल्स आपस में खुद को किस डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल शेप ज्योमेट्री आज। ठीक है, अब पेंटागन का मतलब क्या हो गया कि एक तो पेंटागन बन जाएगा, ठीक है, जो बेस होगा वो प्लेनर में होगा, और बाय पिरामिडल का मतलब ये एक्सिस में से पास हो जाए। हो गया। तो अब देखो ये प्लेन में है तो बॉन्ड एंगल यहां पर कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि 360 होता है ना, 360 में टोटल 5 बने हुए हैं, तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आ गया, 72 का। अब ये कहां पर है, प्लेन के ऊपर, और ये प्लेन के पीछे की तरफ है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हो। तो फिर से यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड बन गए हैं, एक जो इक्वेटोरियल प्लेन में ही है, एक जो एक्सियल जो प्लेन से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई जो 7 बॉन्ड कौन बनाएगा, हेलोजेंस। बट ये 7 एटम अपने चारों तरफ रखने के लिए साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो वो सिर्फ कौन होता है, आयोडीन और ये IF7। ठीक है, तो आयोडीन होगा हमारे पास, तो उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, S में फिर से 2 होते हैं हेलोजन में, और P में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब जो D होगा वो वैकेंट मिलेगा आउटर मोस्ट, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रमोट होगा, ये वाला यहां पर प्रमोट होगा, और ये वाला यहां पर प्रमोट होगा। टोटल क्या बन जाएंगे, S में सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है, और P में 3 रह जाएंगे, और D में भी 3 हो जाएंगे। टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे, और 7 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर के जो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो खुद को पेंटागनल बाय पिरामिडल शेप में अरेंज करेंगे, और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टोटल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो देखने में बहुत सिंपल लग रही है, बट जब हम इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तब रिजल्ट कुछ और ही आता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो आज काम सिर्फ क्या होगा कि जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन की है उनको बहुत साइलेंट माइंड से इनको पढ़ोगे अच्छे से, जो इनके एग्जांपल्स हैं वो कोशिश करो। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन एग्जांपल्स को ही फोकस करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।